हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th का विज्ञान का, रसायन विज्ञान का यानी केमिस्ट्री का पूरा जितना भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय, बहुविकल्पीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मैं आपको इस वन शॉट वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। तो बच्चों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। और आपका गारंटी लेता हूं कि आपका रसायन विज्ञान बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए पूरा तैयार हो जाएगा। क्लियर? तो बच्चों, अगर आपका सपना है बोर्ड एग्जाम में 95% लाने का, टॉपर बनने का, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का जो जितना भी क्वेश्चन है वो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्लियर? तो अगर आप इन प्रश्न को तैयार कर लेते हो तो आपका रसायन विज्ञान पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए केमिस्ट्री से आ सकते हैं, यानी जिनके आने की संभावना 100% है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, Fe2O3 + 2Al, ठीक है, ये जो है इज इक्वल टू Al2O3 + 2Fe, ये ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे जो है 2Al Fe2 को विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, विस्थापित कर दे रहा है, यानी O3 से अपना बॉन्ड बना ले रहा है, Fe2 को अलग कर देता है। क्लियर? जैसे मान लो Fe2 और O3 की बॉन्डिंग है, तो ये Fe2 को हटा के स्वयं जाके जो है O3 से चिपक जा रहा है। तो बच्चों, ये इसको विस्थापित कर दे रहा है, तो यानी ये विस्थापन अभिक्रिया है, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट है और इस पे टिक करेंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्स, ठीक है, यानी उस तत्व का नाम नहीं दिया गया है, यक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है, इस तत्व का नाम है। तो बच्चों, कॉपर को अगर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वह काला हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अम्लीय विलयन का पीएच मान। कोई भी विलयन है, अगर वो अम्लीय है तो आप लोगों को पता ही है कि अगर 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय। तो बच्चों, उस विलयन का मान क्या होगा? 7 से कम, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्षारीय विलयन का मान यानी 7 से अधिक, तो 0, 7, 7 से कम, 7 से अधिक, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर 7 से अधिक है विलयन का पीएच तो वो क्षारीय होगा, 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 5 है, शुद्ध जल का पीएच मूल्य क्या है? यानी जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच वैल्यू क्या है? 0, 1, 7, 14। तो बच्चों, शुद्ध जल का पीएच होता है 7, ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, एकदम से क्या होता है? नगण्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल, तो बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, H2SO4। अब इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? H2 2, 1, 3, 0, तो बच्चों 2 है, आपको पता होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए, धामन सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी जो धामन सोडा है होता है बच्चों डिटर्जेंट जो हम घरों में यूज करते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो Na2CO3 × 10H2O, ये होता है धामन सोडा का रासायनिक सूत्र, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, यानी इनमें से अम्लीय लवण कौन सा है? NaCl, Na2SO4, KCN, NaHSO4। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उपस्थित है, तो ये लवण जो होगा वो अम्लीय लवण होगा, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखो, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, यानी जो हमारा पीने वाला पानी होता है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, तो उसको जीवाणु रहित बनाने के लिए, यानी जो जर्म्स होते हैं उनको किल करने के लिए किस चीज़ को मिलाते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaO, Cl2, फिटकिरी, बेकिंग सोडा, धावन सोडा। तो बच्चों, उसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं, यानी आपका ऑप्शन
ए सही है। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। तो ये पानी को जीवाणु रहित बनाता है। आप शहरों में देखेंगे जहाँ ज़्यादा गंदगी है वहाँ पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिला के ही आता है, उसका स्वाद थोड़ा दूसरी टाइप से लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, धावन सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों धावन सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, यानी आपका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मीठे सोडे या खाने सोडे का अणुसूत्र है NaCl यानी Na2CO3 NaHCO3। तो बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, यानी NaHCO3 ये खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, ठीक है, 10⁻9 मोल है। इस बिलियन का pH मान होगा 9, 10, -9, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों किसी का pH वैल्यू -9 नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, वो -9 नहीं होगा, यानी आपका होगा 9। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, एंटीमनी या फिर आर्सेनिक है। एंटीमनी या आर्सेनिक क्या है? एक धातु है, अधातु है, उपधातु है या फिर मिश्र धातु है। तो बच्चों एंटीमनी या फिर आर्सेनिक एक उपधातु है, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? यानी इनमें से कौन सी ऐसी धातु है कि अगर हम उसको ठंडे जल में अभिक्रिया कराएं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी? ठीक है, Ag, के, Al या फिर Cu कॉपर। तो बच्चों के यानी पोटेशियम, अगर हम इसका ठंडे जल में अभिक्रिया कराएंगे तो यह हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है, ठीक है, देती है, यानी आपका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? यानी कौन सी ऐसी धातु है जो हाइड्रोजन जल, ठीक है, अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती है? Fe, Zn, Cu या फिर Mg। तो बच्चों कॉपर है, ये हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? ठीक है, कौन सी धातु हाइड्रोजन विस्थापित करती है अम्ल से? मैग्नीशियम या जिंक, प्लेटिनम, कॉपर या फिर Hg, पारा। तो बच्चों Mg और Zn, मैग्नीशियम और जिंक, ये जो है अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन करती है, कॉपर नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फफोलेदार कॉपर है, यानी इनमें से फफोलेदार कॉपर क्या है? शुद्ध कॉपर, कॉपर का अयस्क, कॉपर की मिश्र धातु या फिर कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं। तो बच्चों जिस कॉपर में 2% अशुद्धियां होती हैं उसे फफोलेदार कॉपर कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, मैट में मुख्यतः होता है, मैट में FeS, Cu2S, Cu2S तथा FeS या फिर DCU2S तथा Fe2S3। तो बच्चों मैट में Cu2S तथा FeS होता है, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कार्बन की परमाणु संयोजकता है, यानी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की 2, 3, 4, 5। तो सबको पता है कार्बन की संयोजकता 4 होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन बट मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन, ठीक है, यस। अब आपको पता होना चाहिए एन, इन और आइन किसी भी, ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन होता है, डबल बॉन्ड है तो इन, यानी एल्कीन, सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। तो देखो इन तीनों में डबल बॉन्ड यहाँ आपका बी ऑप्शन में दिख रहा है, H2C, डबल बॉन्ड CH2। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। डबल बॉन्ड होता है एल्कीन, एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये एल्केन है, ये एल्काइन है, ये एल्काइन है और ये एल्कीन है। क्वेश्चन नंबर 21, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है बच्चों, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है C डबल बॉन्ड वो, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, ये ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, प्रोपेनल CHO डबल बॉन्ड C, ठीक है, C डबल बॉन्ड वो, OH या फिर सिंगल बॉन्ड OCH3। तो बच्चों CHO, ठीक है, ये है प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहलीय समूह उपस्थित है? CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड OH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, C6H5 सिंगल बॉन्ड OH, H सिंगल बॉन्ड OH। तो बच्चों इसमें एल्कोहलीय समूह जो है वो CH3 CH2 OH, यानी ये है आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है? यानी इनमें से कीटोनी समूह किस यौगिक में है? तो कीटोनी समूह बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड वो और फिर सिंगल बॉन्ड CH3, यानी ये कीटोनी समूह है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन डी सही है, कीटोनी समूह। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, ठीक है, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। तो बच्चों एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल कहते हैं, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, फार्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? फार्मेल्डिहाइड, मेथेनल, एथेनल, एसिटाल्डिहाइड। तो मेथेनल, ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम है? एथेनॉल, एथेनल, एथीन, एथाइन। तो बच्चों एथेनल, यानी आपका ऑप्शन बी सही है, एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, एसीटोन CH3O CH3, ठीक है, CH3CO CH3 का IUPAC नाम है? ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल। तो बच्चों एसीटोन जो है इसका IUPAC नाम है प्रोपेनोन। जब हम खाली पेट बहुत समय तक रहते हैं तो देखो मुंह से हल्की सी दुर्गंध आती है, वो इसी एसीटोन फार्मेशन के कारण होती है। जैसे बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप भूखे रहते हो, ठीक है, अचानक से खाना नहीं खाते हो, तो आपके मुंह से हल्की सी स्मेल निकलने लगती है, वो आपके पेट में एसीटोन फॉर्मेशन होता है इसी कारण। तो इसका जो IUPAC नाम है वो प्रोपेनोन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है? यानी जो एथिल एल्कोहल है उसका IUPAC नाम क्या है? मेथेन, एथेनल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो बच्चों इसका IUPAC नाम एथेनॉल है, ठीक है, एथिल एल्कोहल का। और क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है? C2H6, CH4, C2H2, C3H8। तो बच्चों असंतृप्त जो है यौगिक C2H2 है, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर? तो ये बच्चों आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे रसायन विज्ञान से, केमिस्ट्री से। अब हम लोग जितने भी कौन कौन से लघु उत्तरीय और कौन कौन से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को तैयार कर लें कि बोर्ड परीक्षा में हम रसायन विज्ञान से पूरा का पूरा नंबर लेके आए, ठीक है। तो ओनली 12 क्वेश्चन आपको तैयार करना है लघु उत्तरीय और ओनली 5 क्वेश्चन तैयार करना है आपको विस्तृत से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी यानी दहन एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? तो मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी, ऊष्माक्षेपी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा लगती है तब वो अभिक्रिया कंप्लीट होती है, तो ऊष्माशोषी होता है। दूसरा है प्रश्न नंबर 2, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। प्रश्न नंबर 3 है, संक्षारण पर एक टिप्पणी लिखिए। तो संक्षारण आपको पता ही होना चाहिए, संक्षारण और विकृत गंधिता मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। संक्षारण जैसे मान लो लोहे पर जंग का लगना, और आप देख रहे हैं जो कॉपर वगैरह होता है उस पर हरा हरा कुछ दिन रख दो ना तो एक हरा परत चढ़ जाता है, तो वो क्या होता है, जब नमी यानी नम या पानी के संपर्क में कोई धातु आती है और वो अपने प्रकृति उसका चेंज होने लगता है तो वो संक्षारण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, अभी लोहे को नमी में रख दो तो उस पर देखो एक मूर्छा टाइप का लग जाता है, जंग लग जाती है, तो वो संक्षारण अभिक्रिया होती है। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 5 है, क्या होता है जब केवल समीकरण दीजिए, इसको केवल समीकरण देना है। जब खाने के सोडे को गर्म करते हैं तब क्या होता है, और विरंजक चूर्ण से क्लोरीन कैसे बनाते हैं? तो विरंजक चूर्ण यानी कैल्सियॉक्सीक्लोराइड, ठीक है, सॉरी ये विरंजक चूर्ण है, वो ब्लीचिंग पाउडर है। तो विरंजक चूर्ण का अगर हम क्लोरीन बनाना होगा तो विरंजक चूर्ण को हम सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करवाएंगे तो उसमें क्लोरीन जो है निकलता है, विस्थापन मतलब अलग हो जाता है।
प्रश्न नंबर 6 है कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। तो कास्टिक सोडा आपको पता ही होगा साबुन वाबुन बनाने में होता है, साबुन वगैरह। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है कि इसको जो है चिकित्सा शल्य चिकित्सा में इसका यूज करते हैं। उसके बाद मूर्ति स्टैचू वगैरह बनाने में इसका उपयोग करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है अयस्क तथा खनिज को स्पष्ट कीजिए। मैंने बहुत ही विस्तृत ढंग से पढ़ा दिया अयस्क क्या होता है, खनिज क्या होता है। यानी कम लागत में जमीन से निकाले गए कच्चे पदार्थ को अयस्क कहते हैं। और ठीक है, और उसी को जो है जब हम शुद्ध रूप से उसका शुद्धिकरण करते हैं तो खनिज होता है। चलो प्रश्न नंबर 8 है भर्जन क्या है, उदाहरण देते हुए समझे। भर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10वां और 9वां क्वेश्चन है निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चंस को नोट करवा दे रहा हूँ, इसको तैयार कर लेना क्वेश्चन बैंक से, बुक से, कहीं से, या आपने अगर आंसर बुक बना रखा है तो इसको तैयार कर लो अभी। क्वेश्चन नंबर 10 है समजातीय श्रेणी क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड अगेन एंड अगेन इन बोर्ड एग्जाम, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11 संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको भी ऑलरेडी पढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है समूह या मूलक से आप क्या समझते हैं। यानी जो क्रियात्मक समूह होता है, आप क्रियात्मक समूह, उससे आपका क्या तात्पर्य है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओनली 12 क्वेश्चन बच्चों आपको तैयार करना है शॉर्ट यानी लघु उत्तरीय से। अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो समझ लो कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न केमिस्ट्री से तैयार हो गया। चलो अब हम लोग देखते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी कौन कौन से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न तैयार कर लें कि बोर्ड एग्जाम में हम जो है केमिस्ट्री में पूरा का पूरा नंबर लिखें। तो सबसे पहला है आपका रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। मैंने पहले चैप्टर में इसको पढ़ा दिया है। यानी जितनी भी प्रकार की अभिक्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया, उसमें आपका जो है संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, वियोजन, सारी अभिक्रिया मैंने पढ़ा दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है विस्तृत से विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए तथा इसके गुणों की व्याख्या कीजिए। यानी विरंजक चूर्ण की निर्माण विधि तथा इसके गुणधर्म को बताना है। और प्रश्न नंबर 3 है बेकिंग सोडा की बनाने की विधि तथा गुणधर्म लिखिए। बच्चों ये दोनों क्वेश्चन में से दोनों आ सकता है, वरना एक रखा है बोर्ड परीक्षा में विस्तृत में, ये ध्यान रखना। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लो। और ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में रखा है। मैं जितने भी क्वेश्चन बताता हूँ एकदम फैक्चुअल है, अगर तैयार नहीं करोगी तो समझ लो बहुत पछताओगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है मिश्र धातु किसे कहते हैं, कापर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका लास्ट वन है यानी क्वेश्चन नंबर 5 एस्टीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों ये 5 आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, इनको बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर लो, तभी आप बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में पूरा का पूरा नंबर लेके आओगे। क्लियर। तो मैंने केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको पढ़ा दिया है, तैयार करवा दिया है। अब आप इनको अभी से तैयार कर लो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आपको आने वाली ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल लेक्चरर, माई सेल्फ विशाल सर। तो बच्चों कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुटे होंगे। तो बच्चों आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को क्लास 10th का जीव विज्ञान का सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, उसके हल इस एक वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। तो बच्चों इस वीडियो में आप लोग अध्याय 5 से 8 तक जो आपके जीव विज्ञान के जितने भी चैप्टर हैं इस वीडियो में कवर होंगे, तो इसको अंत तक जरूर देखना। तो बच्चों आज का वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका सपना है बोर्ड एग्जाम में टॉप करने का, टॉपर बनने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कमज़ोर बच्चे हैं यानी इनको साइंस थोड़ा कम समझ में आता है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सपना 95% का है तो आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2024 में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके जीव विज्ञान से क्लास 10th के लिए, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।
तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव से है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है, यानी पौधों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायु प्रदूषण कम होता है, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है और इस पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या चीज आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड व जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो बच्चों स्वपोषी पोषण के लिए सारी चीजें आवश्यक होती हैं, तभी पौधे अपना भोजन बना पाते हैं, यानी इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है, यानी आहार नाल में सी के आकार की संरचना किसकी है? आमाशय, ग्रहणी, ग्रसनी, क्रमिरूप, परिशेषिका। तो बच्चों ग्रहणी की जो रचना है ना वो सी आकार की है। ध्यान से देखना, जहां से डोडनम स्टार्ट होता है आहार नाल ऐसे आता, फिर ये ऐसे हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यकृत। यकृत को क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं इंग्लिश में। तो यकृत स्रावित करता है, यानी यकृत जो है किस चीज का श्रावण करता है, ठीक है, कौन सा जो है हार्मोन्स वो रिलीज करता है? लार, जठर रस, पित्त रस, अग्न्यासिक रस। तो बच्चों जो लीवर होता है वो पित्त रस को श्रावण करता है, ठीक है, श्रावित करता है, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। जो पित्त रस होता है बच्चों इसको बाइल जूस भी कहते हैं। ये पीले रंग का होता है और ये हमारे पाचन में बहुत मदद करता है। इसी के कारण जो हमारा भोजन होता है, तो देखिए जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ना वो पीले रंग का होता है, इसी पित्त रस के कारण। क्वेश्चन नंबर 5 है, जठर रस स्रावित होता है अमाशय, छोटी आंत, अग्न्याशय या बड़ी आंत से। तो बच्चों जठर रस जो होता है, ठीक है, वो आपके अमाशय से स्रावित होता है, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है, यानी इनमें से विटामिन का कौन सा ऐसा जोड़ा है जो जल में घुलनशील है? विटामिन ए तथा बी, विटामिन बी तथा सी, विटामिन सी तथा के, विटामिन डी तथा बी। तो बच्चों विटामिन बी और सी जो है ये हमेशा जल में घुलनशील होता है, और इन दोनों को छोड़ के सारे जो विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। तो कौन सा विटामिन है? बी और सी जल में घुलनशील है, और इनको छोड़ के बाकी जितने भी विटामिन है वो वसा में घुलनशील होते हैं, यानी फैट में। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में या फिर वृद्धि में। तो बच्चों हीमोग्लोबिन का जो मुख्य काम होता है वो भूमिका निभाता है श्वसन में, यानी जो आप लोग सांस लेते हैं या हम लोग या कोई भी जंतु, तो O2 और CO2 का एक्सचेंज हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो ये जो है अपने साथ उसका वाहन करता है, श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊर्जा का सिक्का या फिर मुद्रा है। ऊर्जा का सिक्का या फिर ऊर्जा की मुद्रा है DNA, RNA, ATP, क्लोरोफिल। तो बच्चों ऊर्जा की मुद्रा जो है वो ATP है, ये सबको पता हो, ठीक है, ऊर्जा का सिक्का भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या, यानी जो वेश्म होते हैं कक्ष, तो मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चेंबर? 1, 2, 3, 4। तो बच्चों मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय, यानी 2 जो है एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, यानी 2 मिला के 4 होते हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर 10 है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है बाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में, बाएं निलय में या फिर दाएं निलय में। तो बच्चों रक्त का जब शुद्धिकरण होता है फेफड़ों द्वारा, तो फेफड़ों से शुद्धिकरण के बाद रक्त जो है वो बाएं आलिंद में यानी हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचता है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है, यानी शुद्ध रुधिर को, ठीक है, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको शरीर के भिन्न भागों में कौन ले जाता है? सिराएं, महाशिरा, दायां निलय, महाधमनी।
तो बच्चों शुद्ध रुधिर को शरीर के भिन्न भागों में महाधमनी ले जाती है, यानी महाधमनी, ठीक है। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो सिराएं होती हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी अशुद्ध रक्त बहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पौधों में जल परिवहन होता है, पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, मज्जा या फिर रंध्र से? तो बच्चों जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, इस पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, ठीक है, यानी पौधों में जाइलम किस चीज के लिए उत्तरदायी है? जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन? तो बच्चों जल का वहन करता है जाइलम, जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में है पौधों में जल परिवहन कौन करता है? जाइलम, तो जाइलम उत्तरदायी है जल वहन के लिए, ठीक है। दोनों सेम क्वेश्चन है, दो तरीके से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, फ्लोएम जो होता है ना उसके द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में या फिर वसा के रूप में? तो बच्चों फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है और इस पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, वृक्कों का कार्य संबंधित है, यानी जो किडनी है उसका कार्य किस चीज से संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से? तो बच्चों वृक्क जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम है और ये हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को छान कर बाहर निकाल देता है और शुद्ध रक्त को वापस शरीर में भेज देता है, यानी उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर अब 16 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सभी? तो बच्चों मस्तिष्क जो है वो सभी कार्यों के लिए, यानी यही जो है क्या है आपका ब्रेन जो है यही सिग्नल देता है तो सारे कार्य होते हैं, तो ये सारे इन तीनों कामों के लिए उत्तरदायी है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 है, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, यानी जो मादा लिंग हार्मोन है बच्चों क्या कहलाता है? एंड्रोजन, थाइमस, थाइमस तो फिलहाल एक ग्लैंड है, हार्मोन्स है नहीं, एस्ट्रोजन, इंसुलिन? तो बच्चों जो मादा हार्मोन्स है वो एस्ट्रोजन है और जो नर हार्मोन है वो क्या है? टेस्टोस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन जो है वो मादा हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है घेंघा रोग, रतौंधी रोग, स्क्रवी रोग, वेरी। तो बच्चों ये जितने भी हैं विटामिन की कमी से होते हैं, जैसे रतौंधी विटामिन ए, वेरी विटामिन बी, स्क्रवी विटामिन सी। घेंघा रोग जो है ये थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से होता है। सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं ना इनको थायराइड हो गया, ठीक है, इनको घेंघा रोग हो गया, T3 T4 नाम सुना होगा। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जब उसकी कमी होती है तो घेंघा रोग होता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन को बनने में मदद कौन करता है? आयोडीन। इसीलिए कहते हैं घेंघा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है अमाशय से, यकृत से, वृक्कों से या फिर अग्न्याशय से? तो बच्चों इंसुलिन जो है वो अग्न्याशय जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं उससे स्रावित होता है, ठीक है, पैनक्रियाज के बीटा सेल से जो है वो इंसुलिन आपका हार्मोन जो है स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध, पेप्टाइड बंध, सहसंयोजी बंध? तो बच्चों हाइड्रोजन बंध के द्वारा डीएनए के दोनों तत्व आपस में जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुकुलन यानी जो बडिंग होती है द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है? यानी मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन किस जंतु में होता है? कबूतर, तिलचट्टा, केंचुआ, हाइड्रा? तो बच्चों अलिंगी जनन होता है हाइड्रा में, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, इस पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लेज्मोडियम में या फिर लेशमानिया में? तो बच्चों ईस्ट में भी अलैंगिक जनन होता है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द्युनिषेचन विशेष लक्षण है, यानी जो द्युनिषेचन है वो किसका विशेष लक्षण है? जंतुओं का, आवृत्त बीजी पादप का, अनावृत्त बीजी पादप का या फिर शैवाल का? तो बच्चों जो द्युनिषेचन है ये आवृत्त बीजी पादप का विशेष लक्षण है, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है और इस पर टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं,
निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी मादा जनन तंत्र का भाग इनमें से क्या नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो बच्चों डिंबवाहिनी, गर्भाशय और अंडाशय ये तो मादा जनन तंत्र का भाग है। शुक्रवाहिका, ठीक है, ये पुरुष जनन तंत्र का भाग है, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ये मादा का भाग नहीं है, क्योंकि शुक्रवाहिका जो है, ठीक है, ये शुक्राणुओं की जो है ले जाने की नली होती है। और डिंबवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और ओवरी, ये आपका तीनों मादा जो है जनन तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पुष्प के नर भाग को कहते हैं, यानी जो पुष्प होता है फूल, उसके नर भाग को क्या कहते हैं? पुमंग, जायांग, बीजांड, अंडाशय। तो बच्चों पुमंग कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार आता है, रिपीट होता रहता है एग्जाम में। तो मेंडल ने बच्चों अपना जो है प्रयोग किस पौधे पर किया था? टमाटर, बैंगन, मटर, सरसों। तो सबको पता है मटर पे मेंडल ने जो है अपना प्रयोग किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है, यानी मटर के बगीचे में जो है अप्रभावी लक्षण किसका है? लंबे तने या प्रभावी नहीं है, झुर्रीदार बीज, गोल बीज, फैली हुई फली। तो बच्चों झुर्रीदार बीज जो है ये उद्यान में अप्रभावी लक्षण है, ठीक है। उद्यान में मटर के अप्रभावी लक्षण है झुर्रीदार बीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? स्मॉल टीटी, टीटी, या फिर ये टीटी, या फिर आर आर। तो बच्चों जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर आर, ये शुद्ध जो है गोल बीजों को प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी क्रोमोसोम्स जो है मनुष्य में कितने होते हैं आपको पता होता है? 23 जोड़ी, यानी 46 गुणसूत्र। तो 46 इनकी संख्या होती है, यानी आपका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो मनुष्य में जो है, यहाँ देखो नर और मादा नहीं पूछ रहा है। अगर मादा में पूछेगा तो 22 + XX और नर में 22 + XY। लेकिन अगर पूछेगा मानव में गुणसूत्रों की संख्या तो 46, ठीक है, 23 जोड़े यानी 46। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। सो प्लीज़ इनको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िए, इनको अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में, या फिर केंद्रक में? तो बच्चों डीएनए जो होता है यानी जेनेटिक मटेरियल, वो केंद्रक में पाया जाता है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है और इस पर टिक करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बहुविकल्पीय से। चलिए अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं कि हम कौन कौन सा प्रश्न तैयार कर लें तो बोर्ड परीक्षा में हमारा जीव विज्ञान की समस्या समाप्त हो जाए और हम अच्छे से अच्छा नंबर लेके आए, यानी टॉपर बने, 95+ % लेके आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रयोगों द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आवश्यक है। प्रयोग बहुत आसानी से कर सकते हो। एक पौधे को धूप में रखो, उसकी कुछ पत्तियां तोड़ के उसको छांव में रख दो, प्रकाश की अनुपस्थिति में वो पौधा जो है सूख जाएगा, काला पड़ जाएगा, ठीक है। तो प्रयोग द्वारा आप जो है चित्र बना के दिखा सकते हो। प्रश्न नंबर 2 है, मानव में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। केवल चित्र बनाना है बेटा आपको, ठीक है। जब केवल चित्र बनाना है, नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको कुछ लिखना नहीं, बस पाचन तंत्र का चित्र बना दीजिए। और जब लिखा है सचित्र वर्णन कीजिए, तो चित्र बना के लिखना भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? बहुत इंपॉर्टेंट। लार आपको पता है इसमें टाइलिन हार्मोन होता है और ये मुंह से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे कि कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन मुंह से शुरू हो जाता है तथा ये जो है स्लिपरी होता है और भोजन को आगे ले जाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, रुधिर एवं लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यानी रुधिर ब्लड जो है आपका और लिम्फ, तो इनमें अंतर लिखना है। तो सबसे पहली चीज़ में बहुत सारे जो है सिमिलर गुण भी होते हैं और अंतर भी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, धमनी व सिरा में अंतर लिखिए।
तो धमनी और सिरा में तो सबसे प्रमुख अंतर है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है यानी शुद्ध रक्त, और सिरा अशुद्ध रक्त ले जाता है। ठीक है, धमनी क्या है, ब्लड को यानी रक्त को जो है हृदय से पूरे शरीर में ले आता है, और सिरा क्या होता है, ये अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से हृदय में लाता है। तो ये सारे अंतर आप आसानी से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8, इंसुलिन हार्मोन की कार्य बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इस आज के समय में आप अपने आस पड़ोस में बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट को देखते होंगे, तो उनमें इंसुलिन हार्मोन्स की कमी ही हो जाती है। जो उनका बीटा सेल्स होता है ना पैनक्रियाज का, वो या तो कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है या फिर उसमें कोई कमी आ जाती है। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन्स के कार्य क्या लिखना है कि ये रक्त के शर्करा को नियंत्रित रखता है। प्रश्न नंबर 8 है, मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 4 वाहिका विहीन ग्रंथियों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। बहुत इजी है, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, आप आसानी से लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 10, ठीक है, 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10, पहले क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, हार्मोन तथा विकर क्या होते हैं। हार्मोन्स और विकर, यानी विकर को एंजाइम बोलते हैं बच्चों, तो आप इनको रट लीजिए कि हार्मोन्स और एंजाइम्स लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। हार्मोन्स जो है जहाँ स्रावित होते हैं उसे अलग जाके काम करते हैं, एंजाइम जहाँ स्रावित होते हैं लगभग वहीं पर काम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा बहुत और कई सारे अंतर हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व को बताइए। इसको भी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कायिक जनन किसे कहते हैं, तने द्वारा इस विधि का उदाहरण दीजिए। आप लोगों ने बच्चों कायिक जनन के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, कलम लगाना, दाब लगाना, ये सब कायिक जनन की श्रेणी में आता है। पौधे के किसी हिस्से को दाब लगा देते हैं, बाद में उसमें जड़ें निकल आती हैं। आपने गुलाब के पौधे को देखा होगा कि उसके तने को काट के मिट्टी में डाल देते हैं, फिर कुछ दिन बाद उसमें जड़ें निकल आती हैं। ठीक है, तो ये कायिक जनन की श्रेणी में आता है। प्रश्न नंबर 12 है, पौधों तथा जंतुओं में अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर बताइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 13, एक संकर तथा द्विसंकर संकरण क्रॉस से आप क्या समझते हैं। तो एक संकर तथा द्विसंकर क्रॉस को भी आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय से जीन क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों ये 15 आपके जो है लघु उत्तरीय, महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनको आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ओनली 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको बायोलॉजी से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार करना है, केवल 5 प्रश्न। अगर आप इसको पढ़ लेते हो, ठीक है, तो समझ लो कि आपका जीव विज्ञान पूरा कंप्लीट तैयार है। तो सबसे पहला प्रश्न है, मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। यानी मेंडल ने जो है जितने भी नियम दिए थे सबकी विवेचना करना है, सबको तैयार करना है। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, 3 नियम उन्होंने दिया था ना, प्रतिपादित किया था, सबको पढ़ना है। प्रश्न नंबर 2 है, निषेचन किसे कहते हैं, द्विनिषेचन तथा द्विनिषेचनोपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तनों को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछता है इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 है, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रश्न नंबर 4 है, दीर्घ उत्तरीय से वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 5 है, पोषण क्या है। ये तो भैया वेरी इंपॉर्टेंट है, वीआईपी की श्रेणी में इसको रखूंगा। ठीक है, पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो ये टोटल 5 प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय से हैं। वैसे तो आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है जिसको आप तैयार करके आप टॉपर बन सकते हो। ठीक है, तो आप इन जो है 5 दीर्घ उत्तरीय और 15 लघु उत्तरीय प्रश्नों को किसी सीरीज से बुक, ठीक है, आपका जो क्वेश्चन बैंक है उससे या फिर बुक से तैयार कर लो। बहुविकल्पी मैंने ऑलरेडी तैयार करा दिया है। अगर आप इसको नहीं तैयार कर पाते हो तो मुझे मैसेज करो। ठीक है, मुझे आप कमेंट करो, मैं आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलो, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर।
बच्चों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का भौतिक विज्ञान का जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, मैं इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो बच्चों ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको 2024 बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो है मिलेंगे, और ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? अगर आपका सपना है बोर्ड में टॉपर बनने का, 95+% लाने का, तो इन क्वेश्चंस को अभी तैयार कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस हर हाल में बच्चों बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस 100% श्योर है, आना ही आना है, तो इनको बहुत ही अच्छे से तैयार करना। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है ऑब्जेक्टिव से, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, यानी अगर उसको नज़दीक रखते हैं तो प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने, तो वह दर्पण होगा। ठीक है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये उत्तल दर्पण है। अगर उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को नज़दीक रखो तो सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन दूर रख दो तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो आपका पहला ऑप्शन है बी, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको अभी से तैयार कर लो, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपकी साइंस की तैयारी पूरी रहे और आप 70 में 70 नंबर लेके यानी 100% एक्यूरेसी करके आओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। ठीक है, कोई बिंब है तो अवतल दर्पण द्वारा जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति बच्चों कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, या फिर दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो बच्चों आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। हम उसको जो है उस बिंब को दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में जो है वस्तु की स्थिति रखेंगे, तभी ऐसा जो है सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो बच्चों अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी। ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं प्रतिबिंब, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? लेंस के फोकस पर, लेंस से 2f दूरी पर, लेंस से f तथा 2f के बीच, 2f से अनंत के बीच। तो बच्चों उस वस्तु को लेंस से f और 2f के बीच में रखना चाहिए, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट है और इस पे टिक करेंगे। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर हैं, दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ठीक है, तो दर्पण और लेंस कौन से हो सकते हैं? दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे, अवतल दर्पण तथा लेंस उत्तल होगा, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। तो बच्चों अगर -, सेंटीमीटर दूरियां हैं, फोकस दूरियां हैं, ठीक है, तो वो जो है दोनों अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण तथा अवतल लेंस होंगे, दोनों अवतल होंगे। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? कोई डिक्शनरी है और छोटा सा उसके शब्दकोश बहुत छोटे दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप किस लेंस का प्रयोग करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो बच्चों हम 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस यूज करेंगे, क्योंकि हमारी जो निकट दृष्टि होती है ना स्वस्थ नेत्र की, वो 25 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी होती है, तो हम 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस जो है प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल होगी। तो बच्चों कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है उसमें प्रकाश की चाल
2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगी, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट है और इस पे हम टिक करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अगर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है तो उसकी क्षमता होगी +2 डायोप्टर। ठीक है, यानी 2 डायोप्टर, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर यानी 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी है +50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर, +20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसकी क्षमता होगी +20 सेंटीमीटर, आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, -10 सेंटीमीटर, -10 मीटर। तो बच्चों -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर होगी, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट है और इस पे टिक करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी अगर कोई मनुष्य है उसका जो नेत्र है, आँख है, वो एकदम हेल्दी है, स्वस्थ है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर या फिर रेटिना पर? तो बच्चों स्वस्थ नेत्र का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी स्वस्थ मनुष्य नेत्र की न्यूनतम दूरी क्या होगी? 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या फिर अनंत पर? तो बच्चों न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होगी, यानी आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। मान लीजिए कोई प्रिज्म है तो उसमें जो है किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा अधिकतम होगा? बैगनी रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का? तो बच्चों बैगनी रंग का जो विचलन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, प्रकीर्णन, और लाल रंग का सबसे कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से हम आकाश को अगर देखेंगे तो आकाश किस रंग का दिखाई देगा? बैगनी, नीला, काला, सफ़ेद? तो बच्चों चंद्रमा से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। पृथ्वी से नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी का बहुत सारा भाग यानी लगभग 73-72% जो है पृथ्वी का भाग वो जलमंडल है, जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है और आसमानी बैगनी रंग का प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बैगनी रंग के प्रकीर्णन के कारण आसमान हमें जो है आसमानी दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। लेकिन चंद्रमा पे कोई जो है जलमंडल नहीं है, जिसके कारण जो है खाली स्पेस हमें काला दिखाई पड़ता है, ये रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 15 है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो अधिकतम किसके लिए होता है? लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए? तो बच्चों बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, सबको पता है, हम लोग ऑप्शन बी पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, यानी किसी चालक में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये ध्यान रखना किसी चालक में हमेशा धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है और इस पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध का मात्रक वेरी इजी क्वेश्चन, हमेशा ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम। देखो ओम प्रति मीटर, ओम मीटर, मीटर प्रति ओम, ये भी दिया रहेगा लेकिन इस पर नहीं टिक करेंगे, ओनली ओम होता है, केवल और केवल ओम। क्वेश्चन नंबर 19 है ओम के नियम का सूत्र है। ओम के नियम का क्या सूत्र है? I बराबर V इंटू आर, R बराबर V इंटू आई, V बराबर I इंटू आर। तो बच्चों ओम का जो नियम है वो B बराबर I इंटू आर होता है। ठीक है, तो R बराबर V अपान आई। ठीक है, अगर R बराबर V अपान आई लिखेंगे या B बराबर I इंटू आर, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, इस पे टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका विद्युत ऊर्जा का इकाई मात्रक है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का जो इकाई मात्रक है वो वाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा और किलोवाट जो है प्रति घंटा, किलोवाट घंटा। तो बच्चों विद्युत ऊर्जा का जो इकाई मात्रक होता है वो किलोवाट प्रति घंटा होता है, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट है और इस पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी, यानी 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3 × 6
3.6 इंटू 10⁻3, 3.6 इंटू 10⁻4, 3.6 इंटू 10⁻5 और 3.6 इंटू 10⁻6। तो बच्चों 1 किलोवाट घंटा में 3 इंटू 6 इंटू 10⁻6, ये जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 3.6 इंटू 10⁻6 ये इतना जो है जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक अश्व शक्ति, जैसे हार्स पावर होता है ना, मशीनों की जो क्षमता होती है उसको हम हार्स पावर में मापते हैं। तो एक हार्स पावर में जो है कितना वाट होता है? तो बच्चों एक हार्स पावर में अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, यानी जो बिजली का बल्ब होता है बच्चों ध्यान से देखना, तो उसमें जो फिलामेंट लगा होता है वो किसका होता है? टंगस्टन, लोहे, तांबे या फिर पीतल का? तो बच्चों हमेशा टंगस्टन का होता है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनको आपको तैयार करना है अगर टॉपर बनना है तो। अगर पास होना है तो कोई बात नहीं, जितना पढ़ा रहा हूँ बस थोड़ा बहुत पढ़ लो, आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर टॉपर बनना है, अच्छे नंबर लाना है तो पूरे क्वेश्चन को तैयार कर लो। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत शक्ति P, यानी विद्युत शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं, का सूत्र है P बराबर I इंटू आर, P बराबर I स्क्वायर इंटू आर, P बराबर B स्क्वायर इंटू आर, P बराबर I R स्क्वायर। तो बच्चों P बराबर I स्क्वायर इंटू आर आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25, वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है, यानी वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, वाट, एम्पियर, ओम। तो बच्चों वैद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। मान लीजिए कोई गतिमान आवेशित कण है तो क्या उत्पन्न करेगा? केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कोई भी आवेशित गतिमान कण है तो चुंबकीय और विद्युत दोनों क्षेत्र को जो है उत्पन्न करेगा, ये ध्यान रखना। आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I और लंबाई L को लंबवत B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, उस पर लगने वाला बल है, ठीक है, I बटा BL, B बटा IL, IBL या फिर L बटा B इंटू I। तो बच्चों ये हमेशा आपका जो है फ्लक्स इज इक्वल टू होता है I इंटू B इंटू L, यानी आपका ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा, IBL, I इंटू B इंटू L। इस पे हम टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है अब 28। क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान से देखिए, B, A और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल व फ्लक्स के संकेत हैं। जैसे फाई आपका फ्लक्स हो गया बच्चों, A आपका एरिया यानी क्षेत्रफल हो गया और B आपका तीव्रता हो गया। तो इसके संकेत हैं, इनके बीच संबंध है। फाई बराबर B इंटू ए, B बराबर फाई इंटू ए बराबर B इंटू फाई, A, B एंड फाई बराबर 1। तो बच्चों फाई यानी फ्लक्स बराबर होता है तीव्रता गुणे क्षेत्रफल, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। इस पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, लघु पथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघु पथन के कारण जो विद्युत धारा का मान होगा वो क्या होगा? बहुत कम होता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो बच्चों बहुत अधिक बढ़ जाता है। जैसे मान लो कहीं विद्युत का केंद्र है और हम जितना लंबा तार खींचेंगे, ठीक है, तो परिपथ में विद्युत की जो धारा होगी उतनी कम होती जाएगी। और मान लो कहीं पे जो है जैसे ट्रांसफार्मर लगा है, तुरंत वहाँ अगर हम बहुत नज़दीक किसी चीज़ को रखेंगे तो वहाँ उसको फुल जो है करंट, फुल लाइट मिलती है। यानी वहाँ पर जो है जितना पथ कम होगा धारा उतना ज़्यादा होगी, उतना अधिक बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परत परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? यानी ऐसी कौन सी परत है जो परावैंगनिक किरणें हैं, ठीक है, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो बच्चों क्लोरीन परत, ओजोन परत, ऑक्सीजन परत, हाइड्रोजन परत। तो ओजोन परत बच्चों, ठीक है, यानी O3 जो परत है आपकी वायुमंडल की, ये पृथ्वी पर
पराबैंगनी किरणों, सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं उसको आने से रोकती है। और ये ओजोन परत अंधाधुंध जो है एसी और फ्रिज के जो है उपयोग से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है इसको छीण करता जा रहा है, जिससे जो है गर्मी लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इसी परत के क्षरण के कारण। तो बच्चों ये 30 आपके इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे बोर्ड एग्जाम के लिए। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सारे प्रश्नों को मैं टिक करवा दे रहा हूँ, इनको तैयार कर लो। इनको आप जो है बच्चों किसी क्वेश्चन बैंक से या फिर अपने बुक से अभी प्रिपेयर कर लो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है लघु उत्तरीय से, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है। वैसे तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। कितना है? 50 सेंटीमीटर। किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा? तो लेंस के सूत्र पे रख दो, निकल आएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, एक ऑटो वाहन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी आया था बोर्ड एग्जाम में और बहुत बार पूछा गया है। एक ऑटो वाहन यानी जो रिक्शा होता है बच्चों, ऑटो वाहन में पीछे से आने वाली किसी अन्य वाहन को देखने के लिए, यानी किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। किसी समय वाहन दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर है, तो उस दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए एवं किरण आरेख खींचिए। किरण आरेख द्वारा भी आपको दर्शाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक उत्तल लेंस यानी वो अभिसारी लेंस है, ठीक है, के सामने उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच एक वस्तु रखी है। किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब बनना दर्शाइए, प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताइए। तो बच्चों ये जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं मैंने आपको एक 1 शॉर्ट वीडियो में आपको सॉल्व करवा दिया है, पहले ही वीडियो अपलोड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिए। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष तो रट लो, ये समझ लो कि दोनों में से एक क्वेश्चन या फिर दोनों क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में रखे हैं, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। और प्रश्न नंबर 6 है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण हैं, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा दर्शाइए। यानी ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये दोनों क्वेश्चन तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं? ठीक है, 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं? तो आपको कुछ नहीं करना है, 250 गुणे 5 बटा 25 आप ऐसे कर रख देना, आई थिंक 50 आएगा, फिर 50 बल्ब जल सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेना, 2 लाइन का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिरोध क्या है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न परिपथ में, ये देखो ध्यान से एक चित्र बना है, निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें I का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रतिरोध आप निकाल लेना। प्रतिरोध निकालने के लिए आप क्या करोगे, जैसे ये दोनों समांतर क्रम में हैं, इनको पहले निकाल लेना। 1/R इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, आई थिंक R इज इक्वल टू 8 आएगा। फिर इन दोनों को निकाल लेना, 1/2 प्लस 1/8, और जब ये निकल आएगा R का मान तो B बराबर I इंटू R उठा के रख देना, निकल आएगा, ठीक है, आपका मान। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में A तथा B बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको इसको पढ़ा भी रखा है। अब इसमें परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो सबसे पहले ये श्रेणी क्रम में है, इनको ऐड कर लेना। R इज इक्वल टू 3 2 5 और 4 9 आ जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा टोटल, और यहाँ भी एक 9 ओम है।
अब ये दोनों समांतर क्रम में आ जाएंगे, ठीक है। तो 1/r प्लस 1/9 प्लस 1/9 पे रख देना, आई थिंक 4.5 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 है, एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट और 200 वाट लिखा है, इसे 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, बल्ब के प्रतिरोध की भी गणना कीजिए, ठीक है। ये भी सॉल्व कर लेना, बहुत छोटा सा आंसर है। प्रश्न नंबर 12 है, घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जो घरों की वायरिंग होती है उसके परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है, आवश्यक परिपथ बनाकर स्पष्ट कीजिए। आप एक फिगर बना देना, उसमें एक फ्यूज दर्शा देना, ठीक है, और उसके महत्व को बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रश्न संख्या 13, 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है, चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। कुछ नहीं करना है, चुंबकीय बल की गणना के लिए सब का मल्टीप्लाई कर देना, 1 × 2 × 2.5 × 30, sin 30 का मान उठा के रख देना है, बस निकल आएगा। प्रश्न संख्या 14 है, 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर लंबे तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है, यह तार 3 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले समरूप क्षेत्र में के लंबवत रखा गया है, उस चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। सेम उसी प्रकार से लगेगा। तो ये बच्चों 14 क्वेश्चन आपको तैयार करना है फिजिक्स से यानी भौतिक विज्ञान से, लघु उत्तरीय से, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको केवल और केवल 4 प्रश्न विस्तृत उत्तरीय से पढ़ाऊंगा। केवल 4 प्रश्न तैयार कर लो, आपका भौतिक विज्ञान खत्म, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। आपको खाद्य श्रृंखला तैयार कर लेना है। खाद्य श्रृंखला आप जानते हो ना कि हर एक जीव किसी दूसरे जीव पर या फिर पौधों पर निर्भर है और एक श्रृंखला बनाती है जिससे जो है हमारे वातावरण में संतुलन, जीवों का संतुलन बना है। तो खाद्य श्रृंखला तैयार कर लेना। आपका दूसरा क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वीआईपी क्वेश्चन, इसको मैं वीआईपी की श्रेणी में रखूंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो क्वेश्चन है ये आपका न्यूमेरिकल है लॉन्ग से, ठीक है। ये देखो एक चित्र बना है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लो। अगर नहीं तैयार होता है तो मुझे कमेंट करो, मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो इसमें दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है। सबसे पहला चीज, ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, ए और बी के मध्य जो है प्रतिरोध ज्ञात करना है। फिर दूसरा, परिपथ में प्रवाहित धारा, ये जो धारा आई का मान ज्ञात करना है। प्रतिरोध निकल आएगा तो फिर आई भी निकल आएगा क्योंकि वोल्ट भी हमारा दिया ही है ऑलरेडी। फिर है ए तथा बी के मध्य विभवांतर, अब ए और बी के मध्य विभवांतर भी ज्ञात करना है। और चौथा है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। देखो 3 ओम के जो है प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर निकालना है। तो ये 4 चीजें इसमें ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई अगर प्रिज्म है, मान लो ऐसे कोई प्रिज्म है, ठीक है, यहाँ से अगर प्रकाश ऐसे गुजरता है तो सबसे अधिकतम किन रंगों का जो है प्रकीर्णन होता है और सबसे कम किसका होता है। तो सबसे कम तो लाल रंग का होगा, सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का होगा। लेकिन आपको इसको पूरा एक फिगर भी देना है प्रिज्म का और रंगों का, और उसके बाद सब कुछ पूरा स्पष्ट लिखना है। तो आपको बस केवल 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं फिजिक्स से, और 14 क्वेश्चन लघु उत्तरीय से, और 30 क्वेश्चन आपको जो है बहुविकल्पीय से। आपका फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान खत्म, ठीक है। तो बच्चों इससे पहले मैंने रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ा दिया है। भौतिक विज्ञान भी फिनिश होता है, यानी विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको टोटल तीनों वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।